Welcome back. Now let's revise value of supply. Value of supply, section 15 of CGST Act. अब देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू. और ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू is the price actually paid or payable for the supply if two conditions are satisfied. What are these two conditions, sir? First, supplier and recipient are not related persons. Because if they are related persons, they might charge a lower price. तो government is like, मैं value accept नहीं करूँगा अगर supplier and recipient are related persons. So if they are unrelated, then transaction value is accepted. Second, price is the sole consideration. Price is the sole consideration. That means you are not receiving anything extra. सर अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, उस एक्स्ट्रा पे भी जीएसटी पे करना पड़ेगा. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए तो वैल्यू विल बी एज पर वैल्यूएशन चैप्टर ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017. बट ये सीजीएसटी रूल्स 2017 यू रीड एट सीए फाइनल, तो दिस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. ठीक है, ओके. अब ट्रांजैक्शन वैल्यू में ना कुछ इंक्लूजन्स है एंड कुछ एक्सक्लूजन्स है. लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है. पहले लॉ में लिखा हुआ है एनी टैक्स अदर देन जीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस. एनी टैक्स अदर देन जीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस. मतलब अच्छी बात है कि जीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट एनी टैक्स अदर देन दीज टू विल बी लायबल टू जीएसटी. कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है सर? दिस इज कलेक्टेड ऑन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सो दैट दे कैन यूज दीज फंड्स टू कॉम्पेंसेट द स्टेट्स फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. तो जब जीएसटी आया ना, सारे स्टेट्स डरे हुए थे कि थोड़ा लॉस हो जाएगा हम लोग को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा डोंट वरी, अगर लॉस हुआ तो मैं कॉम्पेंसेट करूँगा. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके पैसे कहाँ से आएंगे? दे विल गेट दिस मनी फ्रॉम कॉम्पेंसेशन सेस विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर्स. नाम में कॉम्पेंसेशन सेस कलेक्ट करते स्टेट्स को देते हैं, वैलिड टिल 31 मार्च 2026. पर क्या इस कॉम्पेंसेशन सेस पे जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो. क्या जीएसटी पे जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो. अदर टैक्सेस यस. पर याद रखना, ये हम लिखते हैं इट इज़ इंक्लूजन्स, पर ये जब भी हम इंक्लूजन्स लिख रहे हैं ना, यहाँ ऑल दीज विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ओनली इफ यू आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम योर रेसिपिएंट. देखिए, आप सप्लायर है, आपने 100 रुपया कलेक्ट किया प्लस 10 रुपया म्यूनसिपल टैक्स कलेक्ट किया तो 110 पे लगेगा. सो यू हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम द रेसिपिएंट ओनली, देन दीज इंक्लूजन्स विल बी लायबल टू जीएसटी. बाजू वाले कॉलम में हम खाली लिख रहे हैं CBIC has clarified that TCS under Income Tax Act 1961 will not form part of value. So TCS will not be liable to GST. क्यों सर? सिंपल रीज़न है. देखिए, जब TCS इनकम टैक्स का कलेक्ट होता है ना, it is a income tax levy which is allowed as a deduction from your total tax payable. So income tax levy पे GST लगाना is nonsense.
And that's why CBIC, Central Board of Indirect Tax and Customs, has clarified कि इस पे GST नहीं लगेगा. ओके. फिर any incidental or ancillary charges for the supply. Any incidental or ancillary charges for the supply. अगर कुछ एडिशनल चार्जेस जैसे पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग होता है मशीन को, कमीशनिंग होता है मशीन को शुरू करने के लिए जो चार्जेस रहता है उसको कमीशनिंग चार्जेस बोलते हैं. पेमेंट चार्जेस वजन करने के लिए, तो जितने भी एडिशनल चार्जेस है अगर वो भी आप कलेक्ट कर रहे हो तो उन पे भी GST लग जाएगा. और कौन सा रेट लगेगा? मेन सप्लाई का रेट लगेगा या इंसिडेंटल मेन प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है. ठीक है. देन सी, एनी थर्ड पार्टी पेमेंट मेड by recipient on behalf of supplier. Any third party payment made by recipient on behalf of supplier. अब एक एग्जांपल लेते हैं. आपने हीरो का नाम सुना है, हीरो लिमिटेड. अब हीरो लिमिटेड बाइक्स बेचता है डीलर्स को. से सपोज बाइक बेचा है 95,000 में एंड हीरो लिमिटेड डीलर को कहता है, डीलर तुम 95,000 मेरे को दे देना एंड 5,000 ना एडवर्टाइजिंग कंपनी को दे देना क्योंकि मुझे उसको देना था, तुम पे कर देना. डीलर सेज मैं क्यों दूँ? हीरो सेज आई विल नॉट सेल यू द बाइक इफ यू डोंट पे इट. दैट मीन्स इट वॉज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर विच इज फुलफिल्ड बाय द रेसिपिएंट. तो बताइए डीलर जो यहाँ रेसिपिएंट है इसका कॉस्ट कितना हो गया? 95 यहाँ दे रहा है, 5 यहाँ दे रहा है, हिज कॉस्ट इज 1 लाख. गवर्नमेंट इज लाइक ये जो 5,000 है ये थर्ड पार्टी पेमेंट है विच द रेसिपिएंट इज पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर एंड हेंस ये 5,000 पे भी GST लग जाएगा. तो जैसे ही रेसिपिएंट कुछ पे कर रहा है खुद के मर्जी से नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, जो सप्लायर का ऑब्लिगेशन था पर रेसिपिएंट पे कर रहा है, तो इट इज एज गुड एज रेसिपिएंट पेइंग इट टू द सप्लायर, तो उस पर GST लग जाएगा. ठीक है. देन एनी सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस. Any subsidy directly linked to the price of the goods or services. और एक्सक्लूजन में लिखा हुआ है गवर्नमेंट सब्सिडी. मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी अगर डायरेक्टली लिंक भी रहेगा ना तो भी उस पर GST नहीं लगेगा. सर कैन यू एलैबोरेट? चलिए देखिए, अगर जेके शाह क्लासेस का फीस है 60,000, यू आर पेइंग 55,000, गवर्नमेंट इज पेइंग 5,000, तो इसको बोलते हैं सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ कोचिंग. जो कोचिंग का प्राइस है 60,000 उसमें से ही 5,000 गवर्नमेंट दे रहा है. तो गवर्नमेंट जो 5,000 दे रहा है क्या इस पे GST लगेगा? नो GST इवन इफ इट इज डायरेक्टली लिंक. कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. इवन इफ इट इज डायरेक्टली लिंक्ड तो भी इस 5,000 पे GST नहीं लगेगा. क्यों? फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि गवर्नमेंट खुद जब कुछ सब्सिडी दे रहा है, हाउ फनी इट विल साउंड कि गवर्नमेंट किसी चीज़ के लिए सब्सिडी दे रहा है और उस पे 18% GST वापस ले रहा है. तो दैट्स वाई गवर्नमेंट सब्सिडी इज़ नॉट लायबल इवन इफ इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू प्राइस. कभी कभी ना गवर्नमेंट ऐसे ही रैंडमली कुछ 5,000, 5 लाख या 10 लाख दे देता है क्योंकि आप रूरल एरिया या विलेज में अपना प्रीमाइस या फैक्ट्री लगा रहे हो. वो तो इनडायरेक्टली लिंक्ड है, वो किसी गुड्स या सर्विस के प्राइस से लिंक थोड़े, उस पर तो वैसे भी GST नहीं लगेगा. ठीक है. अब से सपोज फीस इज 60,000,
You are paying 55,000 and 5,000 is being paid by Infosys or Reliance Industries to encourage CA students. तो क्या इस 5,000 पे भी GST लगेगा? हाँ, पूरा 60,000 विल बी लायबल. वही तो लॉ में लिखा हुआ है. दिस सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस and hence GST will be applicable on entire amount including the subsidy which is other than government. इसको बोलते हैं डायरेक्टली लिंक. बट अगर इन्फोसिस या रिलायंस 5 लाख रुपया दे रहे हैं, दे आर गिविंग यू 5 लाख फॉर सेटिंग अप अ ब्रांच इन अ विलेज, तो क्या उस पर GST लगेगा? नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस. अगर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड है तब तो कभी GST लग ही नहीं सकता है. सर अभी करना क्या है? सी, इंस्टीट्यूट प्लेज विथ इंग्लिश. सब्सिडी का ट्रीटमेंट तो सबको पता रहता है. अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं. देखो, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी का बात करें तो सबको पता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी अगर डायरेक्टली लिंक्ड रहेगा तो भी उस पर GST नहीं लगेगा. अब कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी इज ऑलरेडी कंसिडर्ड. अब अगर ऑलरेडी कंसिडर्ड लिखा हुआ है या लिखा हुआ है नेट ऑफ सब्सिडी, द फिगर्स आर नेट ऑफ सब्सिडी, इसका मतलब है ऑलरेडी उसको माइनस कर चुके हैं. तुम लोग फिर माइनस मत करना क्योंकि उस पर GST नहीं लगता है. ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, डोंट डू एनीथिंग, इग्नोर. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस, अभी इंक्लूडेड है मतलब प्राइस में वो है, देन इन दैट केस यू विल सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर वो प्राइस में ऑलरेडी है अभी तक तो उसको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि उस पर तो GST नहीं लगता है. इंग्लिश सोच के देखो, ऑलरेडी इंक्लूडेड, इट्स देयर, अब उसको निकालना पड़ेगा ना, सो दैट यू डोंट सफर GST. एंड लास्ट इज नथिंग गिवन इन क्वेश्चन. नथिंग गिवन इन क्वेश्चन नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है. बट सर क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं? हाँ, यू कैन टेक अ पोजिशन एंड राइट अ नोट. बट नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इट इज़ इग्नोर्ड. ना तो ऐड करते ना लेस करते. कभी ऐड करने का गलती तो गवर्नमेंट सब्सिडी में करना ही मत, बिकॉज इवन इफ यू राइट अ नोट तो भी गलत हो जाएगा. यू कैन नेवर ऐड अ गवर्नमेंट सब्सिडी क्योंकि उस पर GST नहीं लगता है. अब बात करते हैं अदर सब्सिडी का. अदर सब्सिडी का भी यही 3 केस. इफ़ इट इज़ ऑलरेडी कंसिडर्ड, अगर ऑलरेडी कंसिडर्ड है मतलब माइनस कर दिया है. अगर माइनस कर दिया है, इस पे GST लगता है, माइनस कर दिया है तो आपको ऐड करना पड़ेगा वापस, क्योंकि यू हैव डन अ क्राइम. जिस पे GST लगता है अगर आपने उसको माइनस कर दिया है तो वापस उसको ऐड करना पड़ेगा ना, ताकि करेक्ट अमाउंट पे GST लगे. डबल एडिशन भी मत कर देना तुम लोग. सेकेंड, ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो डू नथिंग. क्यों? अरे ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो रहने दो ना, उस पे GST लगता है, क्यों कुछ करना है तुम लोग को. एंड लास्ट वन, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, नॉर्मली इंस्टीट्यूट एड्स इट. बट आप ऐड या इग्नोर कर सकते हो, बट कभी सब्ट्रैक्ट मत करना. जिस पे GST लग रहा है डोंट स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है सर. देन इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई. अगर मेन सप्लाई टैक्सेबल है तो इंटरेस्ट पे भी GST लग जाएगा. क्यों? ऑब्वियसली अगर मेन सप्लाई टैक्सेबल है, इंटरेस्ट पे GST लगेगा. इट गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ मेन सप्लाई और प्रिंसिपल सप्लाई. और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है इस इंटरेस्ट का? व्हेन सच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड. फिर एक्सक्लूजन में आता है डिस्काउंट. कौन सा डिस्काउंट? चलिए देखते हैं. देखिए 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं. एक होता है प्री सप्लाई डिस्काउंट, एक होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. प्री सप्लाई डिस्काउंट इज डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई. जैसे आप 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, 10 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, आपने 90 पे किया, तो GST कितने पे लगेगा? 90 पे. दैट इज प्री सप्लाई डिस्काउंट.
प्री सप्लाई डिस्काउंट इज reduced फ्रॉम वैल्यू. इज इट अलाउड एज अ डिडक्शन? यस. पर सर अगर ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है तो मत करना रिड्यूस. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. ओके. एंड इट हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है सच प्री सप्लाई डिस्काउंट शुड बी रिकॉर्डेड. रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेड का मतलब होता है शोन ऑन द इनवॉइस. रिकॉर्डेड का ये मतलब नहीं माइनस कर दिया है, हाँ केयरफुल. रिकॉर्डेड का मतलब शोन ऑन द इनवॉइस. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. अब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई. एग्जाम्पल दीजिए सर. known at the time of supply, not known at the time of supply. known at the time of supply meaning you are aware. आपको पता है कि आपको फ्यूचर में डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि पोस्ट सप्लाई इज अ फ्यूचर डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई इज कंप्लीटेड. तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज अ फ्यूचर डिस्काउंट. It can be known at the time of supply or not known at the time of supply. Known का मतलब you are aware that you can get a discount at a later stage. एक एग्जाम्पल देता हूँ. Today I purchased 1000 digital pens on credit. और सामने वाले ने कहा अगर आपने 15 डेज में पे किया तो 5% डिस्काउंट मिलेगा. क्या डिस्काउंट आज मिला है? नहीं. क्या डिस्काउंट फ्यूचर में मिल सकता है? हाँ. क्या मुझे आज ही पता है कि फ्यूचर में डिस्काउंट मिल सकता है? हाँ. देन इट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई. तो नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई को क्या करते हैं हम लोग? रिड्यूस करते हैं एट अ लेटर पॉइंट, क्योंकि आज तो सप्लाई पे पूरा इनवॉइस कर दिया है, तो इसको रिड्यूस करते हैं एट अ लेटर पॉइंट. इफ रेसिपिएंट रिवर्सेस ITC, तो रेसिपिएंट को अपना ITC रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसको वापस डिस्काउंट मिल रहा है वापस, तो he will have to reduce his ITC and it should be part of agreement plus link to a specific invoice. तब जाके इसको आप reduce कर सकते हो. Not known ऐसा हो सकता है, से सपोज आपने 1000 डिजिटल पेन्स खरीदा, कुछ नहीं लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ नहीं अग्रीमेंट में, कुछ नहीं इनवॉइस पे. फिर आफ्टर 3 days यू गो टू मेक द पेमेंट, और सप्लायर इतना खुश हो जाता है कि आप 3 दिन में ही आ गए पेमेंट लेके. वो बोलता है 10% कम दे दो. नाउ टेल मी, यू आर गेटिंग दिस इन फ्यूचर, क्योंकि सप्लाई तो 3 दिन पहले हो गया था, बट वर यू अवेयर कि आपको मिल सकता है? नहीं. तो इफ़ यू आर नॉट अवेयर तो देन नो इम्पैक्ट ऑन GST चार्ज्ड ऑन इनवॉइस. कोई इम्पैक्ट नहीं होगा सर? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो पता ही नहीं था और फ्यूचर में मिल रहा है, तो खाली डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, GST टच नहीं करना है. तीनों का अच्छे से समझते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है. आपने 100 चार्ज किया, अगर प्री सप्लाई डिस्काउंट है तो तुरंत आप माइनस कर दीजिए और 90 पे GST चार्ज कीजिए. पोस्ट सप्लाई नोन में क्या होता है? 100 रुपीज़, अभी GST चार्ज किया 18, बाद में जब डिस्काउंट दे रहे हो ना तो 1.8 GST कम हो जाएगा. तो नेट आपने पहले 118 चार्ज किया, अब 11.8 डिस्काउंट, तो नेट GST नेट वैल्यू विल बी 90 एंड नेट GST विल बी 16.2, विच इज़ नथिंग बट 90 पे 18% लगाओ 16.2 आएगा. बस. पोस्ट सप्लाई नोन में क्या होता है? आज नहीं मिलता है, आज तो GST 18 लग चुका है, बाद में आपको GST वापस मिल जाएगा. पर आपको GST अगर वापस मिलेगा तो आपको टैक्स रिवर्स भी करना पड़ेगा. जो आपने इनिशियली ये 18 रुपीज़ लिया था ना, 1.8 जब वापस मिल रहा है तो 1.8 आपको रिवर्स करना पड़ेगा, विच यू हैड अर्लियर टेकन एज ITC. अब नॉट नोन में क्या होता है पता है? 100 रुपीज़, आज तो 18 GST चार्ज किया, फिर
जब डिस्काउंट देते हैं ना तो खाली 10 रुपीज़ का देते हैं, जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो नेट वैल्यू तो 90 हो जाता है बट जीएसटी 18 ही रहता है। तब आपने 18 दिया है, देयर विल बी नो नीड टू रिवर्स आईटीसी, ना तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है, ना सप्लायर अपना आउटपुट कम कर सकता है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर डिस्काउंट। लास्टली सम्स कैसे आते हैं, दो तरह के, एक तो आपको प्राइस दिया हुआ रहेगा कोई प्रोडक्ट का और एडजस्टमेंट दिए हुए रहेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, तो इंक्लूजन को ऐड कर देना, एक्सक्लूजन को माइनस कर देना, पर डिस्काउंट और गवर्नमेंट सब्सिडी और अदर सब्सिडी का ध्यान रखना, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी कंसिडर्ड, ऑलरेडी इंक्लूडेड, क्या लिखा हुआ है। फिर दूसरा सम में जहाँ ऑल इंक्लूसिव क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें सब है, उसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू का प्राइस भी है, इंक्लूजन्स भी है, एक्सक्लूजन्स भी है, जीएसटी भी है, ऑल इंक्लूसिव प्राइस दिया हुआ है। तो अब हम लोग को ट्रांजैक्शन वैल्यू चाहिए, तो क्या निकालोगे सर? एक्सक्लूजन को बाहर निकाल देंगे, जीएसटी को बाहर निकाल देंगे, आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। बट क्या पहले बाहर निकालोगे? बिकॉज जीएसटी विल बी अ परसेंटेज, सो एज इट इज अ परसेंटेज, कौन सा पहले बाहर निकालोगे? नाउ इफ दिस इज गिवन एज अ परसेंटेज एंड यू हैव अ ऑल इंक्लूसिव प्राइस, पहले ना हमेशा एक्सक्लूजन्स निकाल दो। तो एक्सक्लूजन्स अगर निकाल दोगे ना तो जो बचा हुआ है दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, और फिर उसमें से रिमूव जीएसटी, देन यू रिमूव जीएसटी, तो आपको मिल जाएगा आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्योंकि इट इज़ अ परसेंटेज। सर पहले अगर जीएसटी निकाल दिया तो, पहले अगर जीएसटी निकाल दिया ना तो क्या होगा पता है? यू आर रिमूविंग जीएसटी ऑन एक्सक्लूजन, पर जीएसटी एक्सक्लूजन पे तो लगता ही नहीं है, तो पहले एक्सक्लूजन निकाल दो, कुछ इंक्लूजन ऐड नहीं किया हुआ है तो इंक्लूजन ऐड कर दो, फिर जो मिलेगा ना वो ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी होगा, देन रिमूव जीएसटी एंड यू विल गेट योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। Give me 1 minute, let's sum up this entire thing. क्या पढ़ा? वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 में आता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, दो कंडीशन, सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, सीएफ फाइनल में आप रूल्स पढ़ेंगे। Inclusions, any tax is included, GST is not included, TCS under income tax not included, incidental charges included, third party payment included, हीरो का एग्जाम्पल देखा, any subsidy directly linked to the price included, गवर्नमेंट सब्सिडी होगा तो नहीं, नो जीएसटी, इंटरेस्ट पे जीएसटी लगता है, डिस्काउंट दो तरह का, प्री सप्लाई उधर का उधर ही माइनस हो जाता है, पोस्ट सप्लाई अगर नॉन है तो बाद में भी माइनस होगा पर सामने वाले को रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, नॉट नॉन है तो खाली डिस्काउंट सामने वाले को देंगे, जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दो तरह के सम, एक तो प्राइस दिया हुआ है और अलग से एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो इंक्लूजन को ऐड करो और जो सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ऑल इंक्लूसिव प्राइस दिया हुआ है, पहले एक्सक्लूजन को निकाल दो, सब एडजस्टमेंट करके ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी निकालो, फिर रिमूव जीएसटी टू अराइव एट ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, ओके।